Bismillahirrahmanirrahim. In the last lecture, we did our topic Introduction and Evolutionary Origin of the Plants, in which we have divided the plants into two categories, bryophytes and tracheophytes. Now we will start in detail and study in detail about the bryophytes. Bryophytes, which are also called as non-vascular plants. Non-vascular plants. The bryophytes are non-vascular plants having dominant gametophyte and dependent sporophyte attached to the gametophyte. ब्रायोफाइट्स वो वेस्कुलर प्लांट्स हैं जिनके अंदर गैमीटोफाइट्स जो है वो डोमिनेंट तौर पर प्रेजेंट होता है और ये डिपेंड करता है अपने स्पोरोफाइट पे, ठीक है, जो कि गैमीटोफाइट के साथ अटैच होता है. गैमीटोफाइट जो है इट is dominant and the sporophyte which is attached to the gametophyte, and this sporophyte depends on the gametophyte. नॉन-वेस्कुलर प्लांट्स में जो गैमीटोफाइट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंसी शो करवाते हैं, यानी इनके जो कैरेक्टर डोमिनेंट क्या होता है, डोमिनेंट वो होता है जो अपने आप को भरपूर तरीके से प्रेजेंट करे. या हम ये देखते हैं कि क्लास में कोई एक ऐसा स्टूडेंट जो कंटिन्यूसली टीचर के क्वेश्चंस का आंसर कर रहा होता है या हर किस्म की एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ही इज़ द डोमिनेंट स्टूडेंट, ठीक है, ऑफ द क्लास. तो इसी तरह से गैमीटोफाइट क्योंकि अपना पूरे का पूरा फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा है और वो डोमिनेंट कैरेक्टर है इसका, तो गैमीटोफाइट की डोमिनेंसी यहाँ पे ज़्यादा होगी. उसके बाद जो स्पोरोफाइट है, अच्छा एक वर्ड और, गैमीटोफाइट डायरेक्टली रिलेट्स विद द गैमीट्स एंड स्पोरोफाइट विद द स्पोर्स, ठीक है, with the spores, and this sporophyte is dependent on this gamete. आगे जाके मैं आपको ये पढ़ाऊंगी कि यही स्पोर्स जो हैं ये गैमीट्स के अंदर जाके फर्टिलाइजेशन करेंगे तो ये इनकी रिप्रोडक्शन वगैरह होगी, अदरवाइज इनमें किसी किस्म की रिप्रोडक्शन नहीं होती. स्पोरोफाइट्स जो है वो अकेले कोई रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, इसीलिए ये अटैच होते हैं और डिपेंडेंट होते हैं गैमीट्स पे या गैमीटोफाइट्स पे. दे आर होमोस्पोर्स, इनमें जो है सेम स्पोर्स होते हैं. ब्रायोफाइट्स पोजेस फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ब्रायोफाइट्स में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्पेशली हम बताते हैं. दे आर द फर्स्ट लैंड प्लांट्स इवॉल्व फ्रॉम द ग्रीन एल्गी. जैसे आपको बताया कि ग्रीन एल्गी जो था वो अराउंड 40 मिलियन ईयर्स पहले जो था वो था, और उससे जो इवॉल्व हुए हैं एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से वो थे ब्रायोफाइट्स. इसलिए हम इसको फर्स्ट लैंड प्लांट्स भी कह सकते हैं कि दे आर द फर्स्ट लैंड प्लांट्स. दे आर poorly adapted for life on land, so they are present mostly on damp shady places near water and need water for their fertilization, so called amphibian plants. एम्फीबियंस क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म, जैसे फ्रॉग इज एन एम्फीबियन जो लैंड में भी रह सकता है और पानी में भी. तो यहाँ पर जो ब्रायोफाइट्स हैं वो रहते तो लैंड के ऊपर हैं, लेकिन उन्हें अपनी एग्जिस्टेंस के लिए एक वेट माहौल की ज़रूरत होती है. शेडी प्लेसेस में वो रहते हैं और शेडी प्लेसेस में वहाँ पर उन्हें पानी की भी ज़रूरत होती है, और विद इन द वाटर ही वो जो है अपनी फर्टिलाइजेशंस को कंप्लीट करते हैं, और विद इन द वाटर ही वो फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट करते हैं. इसीलिए उनको हम एम्फीबियन प्लांट्स भी कहते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द एम्फीबियन plants. They have no vascular tissues, thus transport of minerals and food substances take place by diffusion. इनके पास किसी किस्म के जो है वेस्कुलर टिश्यूज़ नहीं होते जिसकी मदद से ये अपनी जो इनकी न्यूट्रिशंस होती हैं उनको लें. For that reason they are responsible and they are dependent on the transport of minerals on the process of diffusion. तो डिफ्यूजन के ज़रिए ये जो है अपना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स जो इनकी है वो करते हैं. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मिनरल्स फॉर द सेक ऑफ देयर न्यूट्रिशंस.
न्यूट्रिशंस, ठीक है। The gametophyte generation is dominant green and photosynthetic, while sporophyte is non-photosynthetic and dependent on gametophyte. जैसे हमने आपको पहले बताया कि जो sporophyte हैं, they are the non-sexual part of the plant and they directly depend upon the gametophyte for their fertilization. This is the little bit introduction about the bryophytes and non-vascular plants. They are called as the first land plants and they contains the non-vascular plants. They are also called as the amphibian plants. They depend upon, in this they have two categories, gametophyte and sporophyte, and sporophytes are directly dependent on the gametophyte. For the sake of their fertilization, they need a habitat of wetty environment in which they can take fertilization. Life cycle of moss. Now the topic is life cycle of moss. Like other plants, bryophyte mosses also show alteration of generation. Other plants की तरह जो bryophytes हैं उनमें भी जो life cycle है उसमें alteration of generation मौजूद है. Alteration of generation की definition है. The alteration of generation is a phenomena in which gametophyte and sporophyte generations regularly alternate with each other. Alternate का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर एक टीचर नहीं है तो हम उनके alternate लेकर आ जाएंगे, यानी उनकी जगह पे. तो यहाँ पर जो है गैमीटोफाइट्स और स्पोरोफाइट जनरेशन है वो रेगुलरली ऑल्टरेशन और जनरेशन शो करवा रहे हैं, ठीक है. द ब्रायोफाइट्स डिफर फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ प्लांट इन देयर लाइफ साइकिल. इन ब्रायोफाइट्स गैमीटोफाइट जनरेशन इज डोमिनेंट. हम आपको पहले बता चुके हैं कि ब्रायोफाइट्स में गैमीटोफाइट इज द डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है. Photosynthetic and independent. It is also photosynthetic and is also independent. ये किसी पे डिपेंड नहीं करता अपनी जो है रिप्रोडक्शन के लिए किसी पर ये डिपेंड नहीं करता. ये एक डोमिनेंट कैरेक्टर है और ये खुद भी फोटोसिंथेटिक है. While sporophyte is dependent on and non-photosynthetic. जबकि स्पोरोफाइट जो है वो नॉन डोमिनेंट है या रिसेसिव भी कह सकते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक है एंड डिपेंडेंट है किस पर? ऑन द गैमीटोफाइट. डिपेंडेंट ऑन द गैमीटोफाइट. नाउ द गैमीटोफाइट जनरेशन. अब हम इसमें जो हमारा मेन वो है उस पर आते हैं कि गैमीटोफाइट जनरेशन क्या है. गैमीटोफाइट जनरेशन. The gamete producing generation is called gametophyte generation. ऐसी generation जिसमें gametes produce हो रहे हों, produce gametes is called gametophyte generation. It is haploid generation. It is a haploid generation. It means 2n number of chromosomes work. The gametes are produced by mitosis. So the process involved here is mitosis. The male and female gametophyte generations are usually separate in case of moss. In the moss plant, the male and the female are separated. Usually they are separated. The male gametophyte produces sperms while female gametophyte produces eggs. The male gametophyte produces sperms and female produces eggs. आहिस्ता आहिस्ता आपको ये पूरा टॉपिक ऐसे समझ आ जाएगा कि आपको सिर्फ ये पॉइंट से ही समझ आ जाएगा. अब यहाँ तक क्या था कि गैमीटोफाइट जनरेशन को हम पढ़ रहे हैं. गैमीटोफाइट जनरेशन वो जनरेशन होती है जिसमें गैमीट्स बनते हैं, यानी द जनरेशन इन विच द गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड गैमीटोफाइट जनरेशन. गैमीटोफाइट जनरेशन हैप्लॉइड होती है, 2n नंबर्स इसमें मौजूद होते हैं क्रोमोसोम्स के, एंड द प्रोसेस इन्वॉल्व हियर इज कॉल्ड एज माइटोसिस. माइटोसिस के ज़रिए ये सारा
जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो होता है। अब जो एग्जांपल हमने मॉस प्लांट की ली है, तो मॉस प्लांट में हमारे पास मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। फाइट्स, जो मेल है उसे हम स्पर्म कहते हैं और जो फीमेल है उसके पास एग्स होते हैं, ठीक है। द गैमीट्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स, अब इनमें वो ऑर्गन्स जिनमें गैमीट्स बनते हैं वो कौन से ऑर्गन्स हैं? The gamete produce organs are antheridium and archegonium. Antheridium and archegonium. These are the sex organs of the mosses plants. The sex organs are intermixed with some multicellular hair-like structures called paraphases. Now these two are mixed with the hair-like projections which are called as paraphases. The sperm is motile and needs water for reaching to egg in archegonium. Here the sperm is motile. Motile means sperm जो है वो move कर सकता है from one place to another. और स्पर्म को जो मीडियम चाहिए वो क्या है? वाटर। स्पर्म जो है वो मोटाइल है और स्पर्म में फ्लैजिला भी है, और ये क्या करता है? ये मोटाइल है, ये मूव कर सकता है और मूव करता है ये थ्रू द वाटर और फिर जाके एग के अंदर फ्यूज हो जाता है, यानी कि मिक्स हो जाता है। The sperm is motile and need waters for reaching to egg in archegonium. Thus fertilization occur in archegonium. असल में जो fertilization हो रही है वो कहाँ हो रही है? archegonium के अंदर। तो this is the archegonium और egg. The egg is large and non-motile. Egg is obviously वो बड़ा होता है और non-motile होता है, वो मूव नहीं कर सकता। Containing large amount of food for nourishment. इसके अंदर फूड की क्वांटिटी बहुत लार्ज होती है जो कि इस स्पर्म को बढ़ने के लिए, डेवलप होने के लिए न्यूट्रिशंस देती है, यानी कि खुराक देती है। ऑफ द अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो, जब तक एम्ब्रियो की अर्ली स्टेजेस होती हैं। पहले तो इस प्रोसेस को एक दफ़ा पढ़ लेते हैं और फिर हम इसके डायग्राम पे जाएंगे। गैमीटोफाइट जनरेशन जो है, लाइफ साइकिल ऑफ मॉसिस पढ़ रहे हैं, उसमें गैमीटोफाइट जनरेशन जो है हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। गैमीटोफाइट जनरेशन क्या होती है? वो जनरेशन जिसमें गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं और ये हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। माइटोसिस का प्रोसेस इसके अंदर चलता है, तो ये प्रोसेस कंप्लीट होता है फर्टिलाइजेशन का। मॉस प्लांट में मेल और फीमेल ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें मेल ऑर्गन स्पर्म कहलाता है एंड फीमेल ऑर्गन जो है वो एग होता है। मेल एंड फीमेल गैमीटोफाइट्स भी हम इनको कहते हैं। इनके अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो दो है, एक है एंथ्रीडियम और एक है आर्चिगोनियम। एंथ्रीडियम जो है वो क्या है? इट कंटेन्स अ स्पर्म, और जो स्पर्म है वो क्या है? एक मोटाइल है, मूव करता है, और इसे मूव करने के लिए मीडियम वाटर की ज़रूरत होती है। और फिर ये स्पर्म जो कि फ्लैजिएटेड होता है ये जाके आर्चिगोनियम में डेवलप करता है, और आर्चिगोनियम में जो है लार्ज अमाउंट ऑफ फूड प्रेजेंट होता है जो इसको नरिशमेंट देता है फॉर द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। अब हम डायग्राम के ज़रिए थोड़ा सा इसे समझाएंगे और सारा प्रोसेस हमें समझ आ गया है। जस्ट हम डायग्राम से इस प्रोसेस को थोड़ा सा समझने के लिए एक डायग्राम बनाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत इजीली समझ आ जाएंगी। ये है आपका प्लांट, वी कैन से दिस इज अ प्लांट एंड दिस इज द स्पोरेंजियम, ठीक है। दिस इज द स्पोरेंजियम एंड स्पोरोफाइट्स, ठीक है। This sporangium have sporangian tissues, sporangious tissues, fine, sporangious tissues, and from here it have some spores,
Now these spores come, and here in the plant, this is the archegonium. This sperm come in this archegonium. Fine. And the egg will shifted here in the archegonium. And now this egg again in the form of the zygote will develop here. From here it will change into another young plant, and again it goes for this. The upper portion of the process is called as sporophyte, 2n numbers, and the lower is called as gametophyte. सबसे पहले आपका स्पोरेंजियम बनेगा. जो प्लांट है वो उसके अंदर आपका ये स्पोरेंजियम है और स्पोरोफाइट है. वो स्पोरोफाइट से जब हम अलग करके देखेंगे, इसके अंदर स्पोरेंजियम टिश्यूज होंगे और स्पोर्स होंगे. ये स्पोर्स जब बाहर आएंगे अच्छे तरीके से डेवलप हो जाएंगे. डेवलप होने के बाद ये किसी दूसरे प्लांट के आर्चिगोनियम के अंदर चले जाएंगे. वहाँ पर ये आर्चिगोनियम के साथ मिलके फर्टिलाइजेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर एज अ मीडियम. और जब यहाँ पर सारा कुछ हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपका जाइगोट. एंड ये जाइगोट दोबारा से अपना जो है डेवलपमेंट स्टार्ट रखेगा और ये एक यंग प्लांट में चेंज हो जाएगा. अगेन यंग प्लांट में स्पोर्स बनना शुरू हो जाएंगे. सो दिस इज द टोटल प्रोसेस ऑफ द life cycle of mosses. I hope you understand it because it is quite in detail. Not in detail, more than in detail. एक दफ़ा मैंने आपको सारा जो है उसका रिटन में समझा दिया एंड देन डायग्रामिकली मैंने आपको वो सारा डायग्राम ड्रॉ करके दिखा दिया. नेक्स्ट आता है जी स्पोरोफाइट जनरेशन. स्पोरोफाइट जनरेशन, इट प्रोड्यूसेस स्पोर्स सो कॉल्ड स्पोरोफाइट. क्योंकि इसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं तो हम इसे स्पोरोफाइट्स कहते हैं. द फर्टिलाइज्ड एग इन आर्चिगोनियम डेवलप इनटू स्पोरोफाइट. वो फर्टिलाइज्ड एग जो आर्चिगोनियम में प्रेजेंट है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू एन फर्टिलाइज्ड एग, चेंज इनटू द फर्टिलाइज्ड एग एंड डेवलप्स इनटू द स्पोरोफाइट, एंड देन इट डेवलप्स इनटू द स्पोरोफाइट्स. द स्पोरोफाइट रिमेन अटैच्ड ऑन द गैमेटोफाइट. This sporophyte always attached to the gametophyte. A foot which is embedded in the tissue of gametophyte, a stalk which is called as seta, and a capsule of sporangium. अगर आप पीछे आएँ तो यहाँ पर आपको डायग्राम में कुछ सीटा दिखाया गया है जो कि कुछ इस तरह का है. सीटा जिसके ऊपर स्पोरोफाइट्स बनते हैं और बाद में ये इसे स्पोरेंजियम की तरह से कन्वर्ट करता है. द स्पोरोफाइट जनरेशन इज अ डिप्लॉइड एंड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम बाय मियोसिस. द स्पोर्स आर अवेलेबिलिटी ऑफ सुइटेबल कंडीशंस गिव्स राइज टू गैमेटोफाइट. यही स्पोर्स जब इनको अवेलेबिलिटी मिलेगी, नॉर्मल कंडीशंस मिलेगी, टेम्परेचर, पानी, हर किस्म की फेवरेबल कंडीशंस होंगी, देन इट विल चेंज इनटू द गैमेटोफाइट्स. So this is the sporophytic generation in which the spores are formed, and the first of all this spores are developed. These spores are indulged into the archegonium, from where it changes into fertilized egg, and after the fertilized egg it will develop into the sporophyte, and these sporophytes are always attached to the gametophytes, and these gametophytes again give rise to the gametes. ठीक है, so this is all what the topic have. Then we have adaptations of biophytes of life and land. एडाप्टेशंस क्या होती हैं कि उन्होंने दूसरों से क्या अडॉप्ट किया, उन्होंने अपने माहौल से क्या चीज़ अडॉप्ट की जो कि उनके अंदर पहले से मौजूद नहीं थी, जिसको उन्होंने अडॉप्ट किया. जब आपने पीछे मैट्रिक में काफ़ी कुछ पढ़ा था तो उसमें हमने ये देखा था कि जो स्नेक्स थे उनके पहले ज़माने में लेग्स होती थी और वो लेग्स की तरह से मूव करते थे, लेग्स के साथ मूव करते थे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग उनकी न्यूट्रिशन, उनकी खुराक पूरी नहीं होती थी, तो वो बजाय लेग्स को यूज़ करने के वो अपने बॉडी को जो है वो यूज़ करते थे और उसे वो जो है स्लाइड करके जाते थे. कुछ जनरेशन में ऐसा होता रहा और आफ्टर कुछ जनरेशन्स उनके अंदर जो है वो लेग्स
नहीं रही। और आज जो आप स्नेक्स देखते हैं दे आर विदाउट लेग्स। ये वो एडॉप्टेशंस हैं जो वो अपने माहौल से एडॉप्ट करते हैं। एक और एग्जांपल भी आपको यही वाली एडॉप्टेशंस की दे देते हैं कि इस एडॉप्टेशन की एग्जांपल में आप ये देखें कि स्नेक्स के साथ साथ जो जिराफ्स थे, जिराफ्स क्या करते थे कि उनकी नेक्स इतनी लंबी नहीं थी, तो वो फॉर द सेक ऑफ देयर फूड कोशिश करते थे कि दरख्तों से जो है वो अपनी खुराक हासिल करें, और उसके लिए वो अपनी जो गर्दन है उसको स्ट्रेच करते थे। काफ़ी जनरेशन्स तक वो ऐसे करते रहे, और फिर एक जनरेशन ऐसे आई कि जिसमें उनकी जो गर्दन थी दे आर विद अ लॉन्ग नेक, उनकी लॉन्ग नेक्स बनना शुरू हो गई। और आज जो आपको जिराफ्स नज़र आ रहे हैं दे आर विद द लॉन्ग नेक्स। इसी तरह काफ़ी एग्जांपल्स और एनिमल्स की भी हैं। मतलब कॉन्सेप्ट ये हो रहा है कि एडेप्टेशन क्या है, कि जब हम अपने माहौल, हम किसी गांव से उठ के आ जाते हैं और हम यहाँ पर आके बैठते हैं तो हम लोगों को देखते हैं कि वो कैसे पढ़ते हैं, क्या करते हैं, माहौल क्या है, तो हम उनको देख के कुछ अच्छी चीज़ों को, कुछ मैनर्स को, कुछ चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। हालांकि उनमें तो मैनर्स बहुत होते हैं, जो गाँव वाले होते हैं वो हम लोगों से ज़्यादा मैनर्स वाले होते हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है कि वो नए माहौल से कौन सी चीज़ें अडॉप्ट करते हैं। इसी तरह जब शहर वाले गाँव जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर किस किस्म का एटमॉस्फेयर है, और वहाँ से उनको कौन सी चीज़ अडॉप्ट करनी है। वो देखते हैं कि जी वहाँ पर खाने के जो तरीके होते हैं, या जो रहन सहन के तरीके होते हैं, या जो लोग एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हैं, तो वह चीज़, मतलब एक माहौल जो है वो दूसरे माहौल के ऊपर ऑटोमेटिकली जो है वो डिपेंड करता है, और वो ज़िंदगी भर कोई ना कोई प्रोसेस जो है वो डेवलपमेंट का आता रहता है, और एडॉप्टेशंस आती रहती हैं। अब यहाँ पर ब्रायोफाइट्स ने, जो लैंड ब्रायोफाइट्स थे, उन्होंने क्या एडॉप्टेशंस की हैं, ठीक है। The bryophytes are called the first invaders. First invaders थे of the land among the plants. They show the following adaptations of the life on land. Multicellular plant body and conservation of water. इनकी बॉडी सबसे पहले मल्टीसेलुलर बनी, इससे पहले सारे यूनिसेलुलर थे। मल्टीसेलुलर कॉम्पैक्ट ऑफ द बॉडी ब्रायोफाइट्स कंजर्व वाटर एंड रिड्यूस सेफ surface exposed to dry conditions. Moreover, a layer of cuticle developed on the further reduce transpiration of water from the surface. और इनके जो बॉडी है उसके ऊपर एक क्यूटिकल बन गया, जिससे ये वाटर को जो है एब्जॉर्ब करने लगे। Absorption of carbon dioxide. Bryophytes like Marchanita have evolved elaborate structure to absorb carbon dioxide. इसके अंदर एक नया सा स्ट्रक्चर आया जिसकी वजह से ही कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता था। In epidermis many pores are present with the help in which diffusion of carbon dioxide oxygen. एपिडर्मिस क्या होती है? एपिडर्मिस जो होती है वो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, और एपिडर्मिस में बहुत सारे इसके स्पोर्स बनने शुरू हुए हैं, जिसकी मदद से ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ करना शुरू कर दिया। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, राइजोइड्स जो है वो इसकी एग्जांपल है, जो कि पानी को बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करता है। 8.4 में आपको मेल एंड फीमेल थैलस ऑफ मर्चनीटा या राइजोइड्स आपको दिखाए गए हैं, ठीक है। इसमें राइजोइड्स प्रेजेंट हैं। राइजोइड्स क्या कर रहे हैं? द राइजोइड्स आर रूट लाइक स्ट्रक्चर्स लैकिंग वेस्कुलर टिश्यू। ये रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे ये पूरा आपका एक प्लांट है, तो यहाँ पर ये रूट्स की तरह के एक्सक्यूज मी, रूट्स की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम राइजोइड्स कहते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये वाटर जितना भी होता है रूट लाइक स्ट्रक्चर्स लैकिंग वेस्कुलर इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन पावर का जितना सरफेस एरिया होता है ये उसको एब्जॉर्ब करते हैं। दे आर यूनिसेलुलर एक्सटेंशन ऑफ द सेल्स ऑफ टू लोअर एपिडर्मिस। राइजोइड्स आल्सो हेल्प इन एनकोरेज, ठीक है। अच्छा, हेट्रोगेमी क्या होती है? द डेवलपमेंट ऑफ टू टाइप्स ऑफ गैमीट्स। दो गैमीट्स की डेवलपमेंट को हम हेट्रोगेमी कहते हैं, मोटाइल स्पर्म एंड नॉन मोटाइल स्पर्म। एक मोटाइल स्पर्म है, एक नॉन मोटाइल स्पर्म है। लार्ज एग्स विद अमाउंट ऑफ स्टोर्ड फूड इज कॉल्ड हेट्रोगेमी, ठीक है। दिस स्टोर्ड फूड इज़ यूज अर्ली स्टेजेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। ये स्टोर्ड फूड जो है अर्ली स्टेजेस में जो है वो यूज होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। देन प्रोटेक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स। नेक्स्ट काम इनका क्या है कि जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन करता है। द मेल गैमीट्स स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन एंथ्रीडियम एंड फीमेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड इन आर्चेगोनियम, आपको बता चुके हैं।
The sex organs are prevented from drying by leaf structure and strile hairs. Spores are protected by sporangium. जो स्पोर्स हैं उनको स्पोरेंजियम की जो लेयर है वो प्रोटेक्ट करती है, और जो फीमेल गैमीट्स एग्स होते हैं वो उनको ड्राई होने से जो है वो रोकते हैं. लीव लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं स्ट्राइल हेयर्स. एम्ब्रियो फॉर्मेशन क्या होती है? द डेवलपमेंट जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियो. वो डेवलपमेंट जहाँ पर वो जगह जहाँ पर डेवलपमेंट हो रही होती है उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं. In bryophytes, embryo remain protected from the female sex organ, that is archegonium. Thus, the embryo is protected from drying. Dry होगा तो embryo में सेल की fertilization नहीं होगी, उसके लिए उसका wet होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. And mechanical injuries जितनी भी होती हैं and increase in the chances of survival, और इसकी वजह से जो chance of survival है वो increase होता है. Alteration of generation इसमें क्या होती है? In all land plants there are two types of generations, sporophyte and gametophyte, with alterate each other, जो एक दूसरे को alterate करते रहते हैं. ठीक है. This phenomena is called as the alteration of the generation. This ensures the diversity and variation in the characters. इसकी वजह से जो जितने भी characters हैं उसमें diversity आती है, characters बढ़ना शुरू हो जाते हैं, उनमें enhancements आनी शुरू हो जाती हैं, एंड इंक्रीज इन द चांसेस ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द प्लांट. और इसकी वजह से जो प्लांट है उसका सर्वाइवल जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है. इंपॉर्टेंस ऑफ एडवांटेजेस ऑफ ब्रायोफाइट्स. जो ब्रायोफाइट्स ने एडवांटेजेस हैं वो क्या हैं, क्या इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं, हमें क्या फ़ायदे हैं ब्रायोफाइट्स के? नंबर 1, सम ऑफ ब्रायोफाइट्स आर एज अंडर. दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन्स. सॉइल के अंदर जो इरोजन्स का प्रोसेस होता है उसको रोकते हैं, और होल्डिंग द सॉइल इन अ प्लेस, सॉइल को अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा रखते हैं. रॉक्स ब्रोकन जो होते हैं और फिजिकल और केमिकल एक्शन, वो उसके द रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सॉइल बाय देयर फिजिकल एंड केमिकल एक्शन. इन्हीं के फिजिकल और केमिकल एक्शंस की वजह से रॉक्स जो हैं वो टूटते हैं. दे इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी एज दे डिके इनटू द सॉइल. सॉइल के अंदर डिकेइंग पावर इनकी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ जाती है. दे ऑल्सो प्रोवाइड फूड फॉर हर्बीवोर्स. जो हर्बीवोर्स हैं, जो कि घास खाने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको ये फूड भी फराहम करते हैं. दी रिटेन सॉइल मॉइस्चर. सॉइल को मॉइस्चराइज भी करते हैं. ऑब्वियसली सी बात है कि जब वो वेट माहौल में अपना सारा प्रोसेस करते हैं तो वहाँ पर उनकी जो मॉइस्चर और टेक्सचर है उसको भी वो कंटेन रखते हैं. एंड सम ब्रायोफाइट्स हैव मेडिकल वैल्यू एज वेल. जैसे आपको पता है बहुत सारी हर्ब मेडिसिन होती हैं, होम्योपैथिक में जितनी मेडिसिन यूज़ होती हैं वो सारी हर्बेशियस मेडिसिन होती हैं. तो ये सारा प्रोसेस जो है ये ब्रायोफाइट्स के एडवांटेजेस हैं जो हमने अभी तक हासिल किए हैं. तो आई थिंक कि आपको डाइवर्सिटी ऑफ जो प्लांट्स है बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा. उसके अंदर सारे टॉपिक्स, उससे रिलेटेड सारी जो उसकी फर्टिलाइजेशंस वगैरह थी, रिप्रोडक्शंस थी, उसके एडेप्टेशंस थे, उसकी जो है वो इम्पोर्टेंस थी, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी. एंड इंशाल्लाह आज इस टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं. इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हम जो है अगले टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. थैंक यू.